हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्यता से ब्लैंक से अधिक नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी बच्चे। जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो राज्य के अंदर में जितनी विधानसभा की स्ट्रेंथ होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर में जैसे बिहार की, ठीक है। तो बिहार की विधानसभा है 243 की, ठीक है। उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये मैक्सिमम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आप लोग जल्दी से करिए, इसके अंदर में कितना हो जाएगा आप लोगों का, कितना आता है इसका, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका इसका आंसर कितना आता है अगर आप लोग इसको काटोगे तो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, जितनी भी उसकी विधानसभा है उसकी विधान परिषद 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनिमम का क्राइटेरिया भी है, मिनिमम जो है फ्रेंड 40 सदस्य तो होने ही चाहिए, 40 मिनिमम। तो मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम 40 मेंबर, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अभी फिलहाल में बिहार की विधान परिषद जो है, बिहार की विधान परिषद उसकी सदस्य संख्या 75 है, ठीक है। लेकिन उसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 81 हो सकती है, क्योंकि 1/3 81 आता है इसका, ठीक है। तो 1/3 81 आ गया, इसका मैक्सिमम ये हो सकती है, बट अभी फिलहाल के अंदर में 75 है, ठीक है। और मिनिमम 40 होनी चाहिए, तो सेफ लिमिट के अंदर में है। ये जो है आपका फिजिबल है, मतलब 75 रखी जा सकती है, रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए आप लोग, ठीक है। मिनिमम 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1/3। तो जो भी जितनी भी विधानसभा की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाली चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद, ठीक है, किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या हटाई जा सकती है। अभी आप लोग बताइए कितने राज्यों के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, इसको मिस नहीं करना है आप लोगों ने। किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई भी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। आर्टिकल उसका पूछा जाता है, तो राज्य में विधान परिषद बनाना है या किसी राज्य से विधान परिषद हटाना है, आर्टिकल नंबर 169 का इस्तेमाल करना होता है इसके अंदर में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है इसमें, 169, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। अभी केवल 6 राज्यों के अंदर में विधान परिषद है, ठीक है। अगर कोई 7वां राज्य है उसके अंदर में भी बनाना है। आप कौन से राज्य से हो जल्दी बताइए, ठीक है। अलग अलग राज्य से, मैक्सिमम बिहार से हो, यहाँ पर मैं देखिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि बिहार की विधान परिषद को हटाना है तो संसद हटा सकती है आर्टिकल नंबर 169 का इस्तेमाल करके, ठीक है। कुछ बच्चे बता रहे हैं जैसे वो झारखंड से है, बाजू से, ठीक है। तो झारखंड से है तो वहां पर मैं अगर मान लीजिए कि विधान परिषद बनानी है, ठीक है, तो वहां पर में क्या होगा, आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद जो है वो क्या कर सकती है, बना सकती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 169, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहाँ पर में लॉयल है जिन्होंने पहले क्वेश्चन के बाद भी सेशन को लाइक कर दिया है और अपनी एनर्जी दे दी है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर में एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट, ठीक है, सभी के लिए एक फ्री गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा मैं आप लोगों का, तो प्लीज पूरा अच्छे से देखिए आप लोग इस सेशन को और बने रहिएगा आप लोग। ओके, नाउ फ्रेंड्स, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। अब देखिए अभी एट प्रेजेंट जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। पटना में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, अगर याद हो आप लोगों को। पटना में विधानसभा सीटें है ना, आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन। वैसे ही फ्रेंड्स पटना नगर निगम, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये बिहार की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। अब देखो नगर जो है निगम पहला है ये है, लेकिन नगर परिषद पहले भी थी उसके अंदर में, ठीक है, नगर पालिका पहले भी थी, लेकिन यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, पहली कौन सी थी, पटना थी, ठीक है। कब बनी थी ये पटना नगर निगम या पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 15 अगस्त को ये बना था, 15 अगस्त 1952 को बना था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएमसी एक्ट, ठीक है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया था 1951 के अंदर में, ठीक है। तो 1951 में कानून आया था और उसके जरिए 15 अगस्त 1952 को पीएमसी बना था। अभी 2017 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसमें रिवीजन हुआ है, ठीक है। उसके अनुसार 75 वार्ड है, 75 वार्ड्स, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी से आप सभी के सभी आंसर करेंगे, ठीक है, सभी ने आंसर करना है। पटना के अंदर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं आप लोगों को बताएंगे मुझे जल्दी से कमेंट करके। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर कंटिन्यूअसली आप लोग करते जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक एक जो है जो
छोटे छोटे से पॉइंट्स है वो देता जाऊंगा। सेशन को लाइक सभी लोग कर देंगे जल्दी से, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। पटना नगर निगम के अंदर में 75 है, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये याद रखेंगे आप लोग, बिहार की पहली है, ठीक है। और देश की पहली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, अंग्रेजों के समय में बनाई गई थी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च कंटिन्यू? दांडी मार्च कितने दिनों तक कंटिन्यू थी, कितने दिन तक चली थी दांडी मार्च? ये 66वीं बीपीएससी और 44वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इसकी, ठीक है। आप लोग सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, सारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं बात करूं हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च कंटिन्यू, तो दांडी मार्च कब से कब तक चला था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट कब हुआ था ये, तो 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। 12 मार्च, अच्छा कौन से तारीख, कौन से साल में, 1930 के अंदर में, ठीक है। 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था ये, ठीक है, 5 अप्रैल, ठीक है, 1930 तक चला था, ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहां पर में क्या होता है फ्रेंड, 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो दांडी नामक जगह है वहां पर मैं ऐसे नमक उठाकर, ठीक है, मैं भी था गांधी जी के साथ, वो फोटो दिखा दो यार प्लीज, टीम रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे जल्दी से अरेंज करवा के, ठीक है। एआई की मदद से अपन ने डाला हुआ है ना उसके अंदर में, एआई कितने लोगों ने एआई वाला जो है टीचिंग परीक्षा का कोर्स लिया हुआ है, उसके अंदर में आपको सिखाया है, उसका बैच 2 का बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मतलब इतने मैसेजेस इतने फोन आ रहे हैं कि सर प्लीज एक और कर दीजिए उसमें, ठीक है। जल्दी से उसको भी बताऊंगा, जल्दी थोड़ी देर में बता देंगे, अभी उसको दिखा देंगे मैं, ठीक है। चलिए तो 24 दिन जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 24 दिन ये यात्रा चली थी। अच्छा इसमें गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, ठीक है, महात्मा गांधी प्लस 78। गांधी जी कितना माइल चले थे इसके अंदर में, 240 से, ठीक है, 241 माइल्स, ओके। कहीं पे कई एग्जाम में 240 आया, कई सारे एग्जाम्स के अंदर में 241 माइल्स भी आया हुआ है, ठीक है। तो इतना क्लोज नहीं दिया जाता, 240 दिया हो तो 240 लगाना, 241 दिया हो तो 241 लगाना, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देते कभी भी, ठीक है। चलिए तो महात्मा गांधी प्लस 78, ये इतने लोग थे, महात्मा गांधी के साथ में 78 लोग थे। चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। अभी थोड़ी देर में दिखा भी देंगे आप लोगों को कि गांधी जी के साथ में मैं भी था। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? चलिए ये तो बहुत ही स्पीड में आप लोग बता सकते हो। महात्मा गांधी का जीवनीकार जो है फ्रेंड्स लुई फिशर है, ठीक है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उन्होंने लिखी थी, लाइफ ऑफ महात्मा, ठीक है, गांधी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उन्होंने लिखी थी। ये गांधी जी के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में थे, ठीक है। इनमें से कौन थे जो गांधी जी के साथ में दांडी यात्रा के समय में थे, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, ठीक है। थैंक यू जैनुल आब्दीन, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जैनुल आब्दीन जी की प्यारे से कमेंट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन था, तो दांडी यात्रा के समय में गांधी जी के साथ में, ठीक है, वेब मिलर थे, ओके। अच्छा ये लुई फिशर और वेब मिलर कौन से देश से है, जल्दी से ये भी आप लोग बता देंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर में जो है पॉइंट पूछा गया कौन सा कथन गलत है, ये बताएंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज आल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, इसको गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास बाय लॉर्ड रिपन, ये गलत है, लॉर्ड रिपन नहीं लॉर्ड लिटन ने इसको पास किया था, ठीक है, ये गलत है आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये वाला आंसर हो सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड लिटन, नहीं लॉर्ड लिटन ने इसको रिपील नहीं किया था, इसको लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, 1882 के अंदर में रिपील कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये भी गलत है। आप लोगों से क्या पूछा है, ध्यान से समझिए आप लोगों से गलत वाला पूछा है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहां पर में बी भी गलत है और सी भी गलत है, तो आंसर यहां पर में जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत कम लोग, केवल 43% लोगों ने सही आंसर लगाया है फ्रेंड्स। मतलब आप समझिए कि ये क्वेश्चन को मैं इतना रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, बट स्टिल ये जो गलत वाला आ जाता है या ऐसे इस तरीके से मोर देन वन ऑफ द अबव, इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में 1,30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं अब तक आपके टीआरई बैच के अंदर में, ठीक है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, जैसे अभी सिर्फ 43% लोगों ने सही आंसर दिया था मेरे बताने के पहले, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को
सॉल्व अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए, तो मोर देन वन ऑफ दी वो इसका आंसर हो जाएगा। 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। नाउ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लेकर आया था, लॉर्ड रिपन ने उसको हटा दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने उसको हटाया था। अब देखिए यहां पर में दांडी यात्रा कब निकली थी भाई? दांडी यात्रा ठीक है 12 मार्च को निकली थी, 5 अप्रैल तक चली थी। 6 अप्रैल को फिर गांधी जी गए थे वहां पर में, और गांधी जी ने जो है नमक उठाया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पर में, देखिए गांधी जी के साथ में एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ठीक है, गांधी जी के साथ में मैं भी हेल्प कर रहा हूँ भाई कि चलो यार गांधी जी टेंशन मतलब अपन है साथ में है करके। ठीक है, ये देखिए नमक बनाते हुए दानिश सर। तो एआई, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई है हमने एआई के कोर्स के अंदर में कि कैसे करना है। और अभी आप लोगों के लिए एक एडवांस हम लोग बैच भी लेकर आ रहे हैं एआई का। ठीक है, जो स्टार्टिंग के मतलब उसमें हम लोग मिनिमम रखेंगे बच्चे, एकदम जो एकदम स्टार्टिंग के बच्चे रहेंगे उन्हीं को, और उनको और ज्यादा डिटेल में उसको करवाया जाएगा। ठीक है, देखो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग इस को थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के बाद रखिए प्लीज। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी ये बताइए आप लोग। दांडी कहां पर में है सर? दांडी नामक जगह जो है गुजरात के अंदर में है। ठीक है, गुजरात में तटवर्ती इलाका है, ये समुद्री तटवर्ती इलाका है। ये किसी ने एकदम सही बोला यहाँ पर में सर, आपको मिला के तो फिर वहां पर में 80 लोग हो गए। मैं गांधी जी से हो सकता है ना वही डायरेक्ट वहीं पे मिला हूं, गांधी जी को बोला मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, आप लोग चलो घर, आप लोग चलो, क्लास है मेरी। आप लोगों की तरफ भी तो थी, आप उस समय के बच्चों के प्रति, आपके दादा दादी के प्रति। ठीक है, चलिए जो का पार्ट, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी ये बताना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तानी सेवा दल जो है ये याद रखना है आप लोगों ने कि एनएस हार्डिकर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एनएस हार्डिकर जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, एनएस हार्डिकर। ठीक है, इसके उनके नेतृत्व के अंदर में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक संगठन था, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना उसी का एक आप बोल सकते हो यूनिट था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक यूनिट। ठीक है, एनएस हार्डिकर ने इसकी शुरुआत की पहले। ओके, इसकी शुरुआत की 1 जनवरी 1924 को, फर्स्ट जनवरी 1924 को इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करने के बाद में इसका अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया? तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उन्होंने इसका अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था, पहला अध्यक्ष इसका। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट उन्होंने किसको बनाया अपने तरफ से? बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप जो है इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनिए। तो हिंदुस्तानी सेवा दल के फर्स्ट अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया था, फर्स्ट अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, अपने जवानी के दिनों में भी, और वो कंटिन्यूअसली सारे जितने भी लोग थे जो भी आगे बढ़ना चाहते थे, नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इवन जब ऑल इंडिया किसान सभा आयोजित हुई थी 1936 लखनऊ में, उसमें भी वो गए थे। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे कई सारे संगठन और कई सारा काम, इतना काम, ठीक है, कि जहां जो मिल जाए वो काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जो है इसके अध्यक्ष, उनको आमंत्रित किया गया आप अध्यक्ष बन जाइए, और वो चले भी गए, चलो ठीक है, ठीक है, बन जाते करके। तो एनएस हार्डिकर जो थे इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। ठीक है, 65 भी बीपीएससी के अंदर में आ चुका है। ठीक है, ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे, ये कर्नाटका से। ओके, कर्नाटका से एनएस हार्डिकर, आज के कर्नाटक से, उस समय तो कर्नाटक था ही नहीं। ठीक है, वो धारवाड़ इलाका है, मैसूर राज्य के अंदर में पड़ता था, मैसूर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में। ठीक है, तो आज का जो कर्नाटक वाला इलाका है वहां से ये बिलोंग करते थे। चलिए, तो नारायण सुब्बाराव हार्डिकर इनका पूरा नाम था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के उग्रवादी समूह का प्रतिनिधित्व किन नेताओं ने किया था? ठीक है, बंगाल के उग्रवादी समूह का प्रतिनिधित्व। अब देखो बंगाल के अंदर में उग्रवादी मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो चाहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, हमें हड़ताल करनी पड़ेगी, हमें बाइकआउट करना पड़ेगा, हमें जो है अपनी जो अंग्रेजों से जो अधिकार चाहिए, ठीक है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो नरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि प्यार से बात की जाए, लेटर्स लिखे जाए, ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस को ही बंद कर दे, वो इस चीज से डरते थे। ठीक है, तो बंगाल के उग्रवादी समूह का प्रतिनिधित्व तो बाल गंगाधर तिलक ने तो नहीं किया था, ये तो महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इधर वाले पूना वगैरह इलाके की तरफ में थे। ठीक है, उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती भी बंगाल के साइड के नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, लाला लाजपत राय पंजाब के साइड से थे। ठीक है,
तो बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ये थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और अरबिंदो घोष ये लोग थे जो गरम दल के थे और बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मुझे टीपी की ए वाली हिस्ट्री शॉर्ट्स बहुत अच्छी लगती है, क्विक रिवीजन हो जाता है। क्या बात है आफरीन परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे हम आपके लिए डालने वाले हैं, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाने वाला है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग, बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक कहां पर में, महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, पुणे महाराष्ट्र, पुणे बॉम्बे मुंबई वाला इलाका, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब वाले इलाके के अंदर में नेता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लाल पाल पाल ये तिगड़ी भी थी, ठीक है, लाल बाल पाल, है ना, और उसमें अरबिंदो घोष भी थे। अरबिंदो घोष बाद में अलग हो गए थे, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में जेल हो गई थी उनको, ठीक है, तो वो डर गए और फिर बाद में उन्होंने संन्यास लेकर चले गए थे वो पौंडीचेरी। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? ये बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। 2100 2200 के करीब बच्चे यहां पर में देख रहे हैं। जल्दी से आप लोगों को, और एकदम स्पीड में आंसर आने चाहिए आप लोगों के कमेंट के अंदर में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वदेश बांधव समिति का जो गठन है वो किसने किया, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अश्विनी कुमार दत्त इन्होंने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। बरीसाल हितैषी नाम से उन्होंने एक अखबार भी निकाला था, बरीसाल हितैषी। तो स्वदेश बांधव समिति, बंगाल विभाजन जब हुआ था ना, बंगाल का विभाजन, तो उसके विरोध में उन्होंने स्वदेश बांधव समिति निकाली थी 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई थी? अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी, ठीक है। बरीसाल हितैषी, ठीक है, नामक उन्होंने अखबार भी निकाला था, बरीसाल हितैषी, बरीसाल हितैषी, हितैषी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये, बरीसाल हितैषी किसने निकाला था? अश्विनी कुमार दत्त ने निकाला था, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जो है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को, शुरुआत की इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा बोला था, 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन चलता था ना वो, तो 3 दिन का तमाशा कहा था, ठीक है। 3 दिन का तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो बरीसाल हितैषी भी इन्होंने निकाला था, ये याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ना मैं बोलूंगा आप लोगों को, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का बहुत सारा कंपटीशन जो है फ्रेंड्स उससे आगे निकालने में आप लोगों को मदद करेगा। ध्यान से समझिए आप लोग, किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, ये टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, और थोड़ा सा है इसमें कुटुंब व्यवस्था, जो किनशिप है मतलब जो पारिवारिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें आपका फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली, आपके चाचा ताया वगैरह, ठीक है। भारतीय समाज में जो कुटुंब व्यवस्था है, किनशिप सिस्टम है हमारे भारत के अंदर में, उसके ऊपर में ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो इरावती कर्वे जो थी ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मानव विज्ञानी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ठीक है, इरावती कर्वे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, और ये केवल इंडिया में नहीं, ठीक है, विदेशों के अंदर में भी पढ़ी जाती है, भारत के समाज व्यवस्था, भारत की पारिवारिक व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है। उन्होंने इवन इसके अंदर में ये भी बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के में क्या फर्क है, नॉर्थ इंडिया में पारिवारिक जो एक व्यवस्था है उसमें, और दक्षिण भारत में क्या फर्क आता है, भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था है वो कैसे विकसित हुई होंगी, ठीक है। इवन हमारे भारत के अंदर में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज वाला, ठीक है, आपको पता है ना, HUF एक सिस्टम है हमारे भारत के अंदर में, उसमें टैक्स के अंदर में भी रिलीफ मिलता है। तो वो सिस्टम कैसे डेवलप हुआ कि बड़े बड़े इतने बड़े बड़े परिवार जो है जॉइंट फैमिलीज हमारे भारत में बनी। तो इरावती कर्वे उन्होंने इसको जो है फ्रेंड्स पुस्तक को लिखा था। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने ना देखो, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस में हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, ऐसा ही पूछा जाता है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एग्जाम में भी ऐसे ही हिंदी में ही यही नाम लिखकर आया था, ठीक है, हिंदी के अंदर में, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे, डायरेक्ट लिखेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। आफरीन परवीन जी बिल्कुल है, ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। और जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर में अपना रेज्यूमे भेज दीजिएगा, देख लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ा ही, एक बस आधा मिनट लूंगा आप लोगों से। एक व्यथा, आप देखिए, एक मैसेज आया एक बच्ची का, ठीक है। यहाँ पर मैं उस बच्ची का मैसेज आया है कि सर मेरे पापा चाहते थे कि मैं टीचर बन जाऊंगी तो उसके बाद मेरी शादी करेंगे, और इतने ही बीच में मेरे पापा को हार्ट पेशेंट हो गए, और अब कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अब जॉब से पहले ही शादी करने के लिए बोल रहे हैं।
तो हमें कितना कहने पर हमको 2025 का ये साल मिला था, अब इससे भी एग्जाम नहीं होंगी तो अब मैं क्या करूंगी सर, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब क्या कहेंगे घर में, कि क्या बोलेंगे अपने पापा से, एक तो हार्ट पेशेंट है, कुछ समझ नहीं आ रही है सर, एग्जाम डेट भी नहीं आ रही, नहीं दे रहे हैं और अब एक तो पहले से इतना देरी कर रहे हैं और अब एग्जाम डेट भी नहीं। तो ये एक दर्द समझिए फ्रेंड्स एक बच्ची का। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, में हाथ ऊपर करो, लड़के भी इस दर्द को समझते होंगे कि उन लोगों के साथ में क्या होता है। ये एक बच्ची अपने पिता जो कि एक हार्ट पेशेंट है उनसे समय लेकर पढ़ाई कर रही है, दिन रात कितनी मेहनत करती होंगी ना कि अपने पापा को प्राउड फील कराना है। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब हालत खराब होगी, अदरवाइज कोई अपने पापा के लिए ऐसा नहीं लिखता, ठीक है। उसके पापा चाहते हैं कि उनके रहते हुए शादी हो जाए, और बीपीएससी पेपर की डेट नहीं दे रहा, एग्जाम की डेट नहीं दे रहा। कल मैंने कहा था कि मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि मैंने ये खबर निकलवाई है कि वो एग्जाम डेट नहीं डाल रहे हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, ठीक है। मुझे पता है कि वो केस कर सकते हैं कि यार आप जो है क्यों लीक कर रहे हो, ये सारी चीजें बता क्यों रहे हो, लेकिन बच्चों के हित की जो बात है वो मैं बताता रहूंगा, आप लोगों के हित की बात है उसके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं नहीं डर रहा हूँ उन चीज से। बट ये जो मैसेजेस आते हैं ना इस तरीके की, ये कल रात में मैसेज आया, ठीक है, मेरे सेशन के बाद में, मैं बता रहा हूं आपको कि ये मैसेज देखकर सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम हिल गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि आपके साथ में हूं, और इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए आपके साथ में रहेंगे, खड़े रहूंगा मैं, दानिश सर आपके साथ में, टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आपके साथ में, ठीक है। तो इनसे हमारी टीम ने पर्सनली फोन करके बात की। टीचिंग परीक्षा एक सेंसिटिव परिवार है, ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार है आपका, ठीक है। इनसे बात की, उनसे समझा, वो फोन पे रो रही थी, मुझे बताया गया कि फोन के ऊपर में वो रो रहे थे, बहुत रोई, बोल नहीं पा रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी मुझे। और इस तरीके की जब चीजें होती है तो क्या आवाज भी ना उठाए हम, क्या हम ये भी ना कहे बीपीएससी से कि एग्जाम डेट दे दो, सरकार हमारी है ना, सरकार इसकी भी है ना, ठीक है, इनके पापा की भी है ना। तो सरकार को चाहिए कि सरकार इन चीजों को समझे। ऐसे कितनी बच्चियां होंगी, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो तड़प रहे होंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ टीचिंग परीक्षा इस चीज के लिए आवाज उठाता रहेगा। चलिए पढ़ाई के ऊपर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए जहां भी फ्रेंड्स ये वीडियो को, ये जो बच्ची उसके मैसेज को आप शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जो अभी है ना यहाँ पर में गद्दी नशीन जितने भी लोग हैं अभी हमारे, जो भी हो, वो लोगों तक बात पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट हैज बीन सेड बाय अरविंदो घोष। भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है, ऐसा अरविंदो घोष ने कहा था, क्या ये बात सही है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, अभी आपको बताया, बिल्कुल सही बात है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि पॉलिटिकल बैगिंग है ये, मतलब जो मॉडरेट लोग हैं ना, नरम दल वाले लोग, वो भीख मांग रहे, पॉलिटिकल बैगिंग है ये। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किसने क्या क्या कहा था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट, जो पीपीपी की जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, मॉडरेट लोगों की, उसकी आलोचना की थी कि आप प्रेयर करते हो, पेटिशन डालते हो, प्रोटेस्ट करते हो, बस इतना ही काम करते हो, कुछ मानते तो नहीं, बात वो आपकी, ठीक है। तो पीपीपी जो है प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, इसका विरोध किया था उन्होंने। बिपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था, ठीक है, पॉलिटिकल बैगिंग कहा था, ठीक है, मॉडरेट लोगों की जो पॉलिसी है उसको पॉलिटिकल बैगिंग कहा था। अरबिंदो घोष एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि भाई तुम भिखारी संस्था हो, भीख मांगने वाली संस्था हो। अरबिंदो घोष ने कांग्रेस को भिखारी संस्था कहा था, बैगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद में अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने शुरुआती जो सेशंस थे उसको 3 दिन का तमाशा कहा था, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अब बिपिन चंद्र पाल ने बैगिंग इंस्टीट्यूट, अरबिंदो घोष बहुत ही जो है फ्रेंड्स कट्टर आप बोल सकते हो कि उग्रवादी थे या गर्मपंथी थे, उन्होंने तो कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट, भिखारी इंस्टीट्यूट तक कह दिया था, ठीक है। तो अब यहां पर मैं देखिए आप लोगों से पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो भिकार कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक है, भिखारी इंस्टीट्यूट है, बैगिंग इंस्टीट्यूट है, ये सही है। अश्विनी कुमार दत्त जो थे उन्होंने इसको 3 दिन का तमाशा कहा था, पॉलिटिकल बैगिंग कहा था बिपिन चंद्र पाल ने, ये भी बिल्कुल सही है।
ठीक है, अब ये सारे के सारे सही है, आपसे क्या पूछा है, गलत कौन सा है। केवल और केवल जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में 34 लाइक्स दूर है, अब केवल 29 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे 2000 के पहले टारगेट से। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे हर एक बच्चा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सही है, गलत कौन सा ये पूछा है आप लोगों से। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इनको याद रखिएगा आप लोग, और कोई भी बच्चा इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका। ये इसका चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार रिवाइज कर लेना इसको, आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया वाला गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो सभी लोग बने रहिए सेशन के साथ में, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, टीम प्लीज मुझे एक बार बता देंगे आकर, ठीक है, बच्चों को गिफ्ट का समय हो गया है, ठीक है। बस 5 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की सर्वप्रथम कहां पर में शुरू हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली, ठीक है, मतलब कि सांप्रदाय का मतलब होता है फ्रेंड अलग अलग संप्रदाय जो है, कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी, उनको निर्वाचन प्रणाली अलग से उनको रिजर्वेशन टाइप का दे देना। और ये रिजर्वेशन थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का था कि जो सीट किसी समुदाय के लिए रिजर्व हो गई तो वहां पर में वही व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और उसी कम्युनिटी के लोग वोट भी डालेंगे, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है फ्रेंड्स 1909 में, तब से ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, 1909 के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जो है फ्रेंड्स काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है, काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। अब इसको बनाया था लॉर्ड मॉर्ले, उस समय के भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के सचिव, और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इन लॉर्ड मिंटो जो है फ्रेंड्स, इनको फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी ने ये लॉर्ड मिंटो को माना था देश के बंटवारे का कारण, ठीक है, जिन्ना को भी नहीं, उन्होंने लॉर्ड मिंटो को माना, क्योंकि लॉर्ड मिंटो की ये हरकत जो थी कि यहाँ पर में फूट डाला उन्होंने, जहां पर में हम एक थाली में बैठकर खाना खाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग, ठीक है, उनके बीच में जो है ये फूट डालने का काम किया इस मिंटो ने। लॉर्ड मॉर्ले का एक लेटर भी है, ठीक है, प्रिजर्व्ड है यहाँ पर में ब्रिटिश आर्काइव के अंदर में, ठीक है, कि लॉर्ड मॉर्ले को उन्होंने कहा था लिखकर, पत्र लिखकर, कि मिंटो, ठीक है, हम जो ये कर रहे हैं ना, ये हम कांटे बो रहे हैं, एक ऐसे सुंदर से फूल के बगीचे में हम कांटे बो रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने फिर भी बात नहीं सुनी, उसको उनको कन्विंस कर लिया, नहीं मॉर्ले साहब ऐसा करते हैं ना, ठीक है, अदर नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा जो है हमको बहुत लंबे समय तक हम भारत पे शासन नहीं कर पाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, जो सारे जो समाज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी जो एकता है ना, ये ताकत है कि इनको फूट डालना पड़ेगा। ये मॉर्ले का लेटर था कि हम कांटे बो रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लॉर्ड मिंटो को जिम्मेदार माना है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो मुस्लिम्स है उनको एक अलग अधिकार दे दिए, जहां पर में हिंदू मुस्लिम एक जैसे थे, ठीक है, उनके मन में भेदभाव की भावना पैदा कर दी उसने, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर, ठीक है। खुदीराम बोस ने किसकी मदद से जज किंग्सफोर्ड की जान लेने का प्रयास किया था? खुदीराम बोस और कौन थे उसके अंदर में, ठीक है। इसको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, उसमें खुदीराम बोस के साथ में कौन थे? चलिए, तो देखिए फ्रेंड, यहां पर मैं आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर में 1908 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, खुदीराम बोस और यहाँ पर मैं और प्रफुल्ल चाकी, ये दो लोग थे जिन्होंने बम फेंका था, ठीक है। चलिए ना, अब आगे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे जल्दी से, ठीक है। आप लोग खुद से सोचिए, इनमें से कौन उग्रवादी वकालत नहीं करता था या उग्रवादी नहीं था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए गिफ्ट की घोषणा करने वाला हूं मैं, एक सेशन है हमारा, जस्ट आप लोगों को उसके अंदर में जाना है और वहां जाके इसका आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है। हर एक बच्चा जल्दी से, मैं अगले 1 मिनट के अंदर में उस सेशन के अंदर में आ रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर में मैं आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट की घोषणा कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से उस सेशन के अंदर में आ जाएंगे। ये जो इनमें से, ठीक है, कौन उग्रवादी नहीं था, उग्रवादी की वकालत नहीं करता था, बाकी सारे गरम दल के थे, कौन सा नरम दल का था? इसका आंसर, ठीक है,
आप लोगों को उस सेशन में जाकर करना है, उस सेशन को लाइक कर देंगे, इस सेशन को भी लाइक कर दीजिए फ्रेंड जल्दी से, ठीक है। और आप लोग जल्दी से इस सेशन के अंदर में आ जाइए जो दूसरा सेशन है, ठीक है। आई होप कि लगा दिया गया है यहाँ पर, मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ, ठीक है जी। तो सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए सभी के लिए एक फ्री गिफ्ट है, जल्दी से आप लोग इस सेशन में आ जाइए, 1 मिनट के अंदर में मैं पहुंच रहा हूँ वहां पर मैं, ठीक है। आप लोग जाकर सेशन को लाइक कर देना है और जहां भी शेयर कर सकते हो मेरे पहुंचने के पहले, जितने भी लॉयल स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको लगता है कि यार टीचिंग परीक्षा आपके जीवन में बदलाव ला रहा है और आगे में लेकर आना चाहिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, आप लोगों के लिए और एफर्ट करने चाहिए, तो हर एक जगह पे जल्दी से शेयर करके आ जाओ, जल्दी से उस सेशन को, 1 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ आप लोगों के पास में, ठीक है। थैंक यू।